सच कहें तो बहुत सारे लोग ऐसे देश में हैं जो सच्चाई को सुनना नहीं चाह रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जबरदस्ती सच्चाई को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनको ये बात समझ लेना चाहिए कि अब देश बहुत आगे जा चुका है। इस देश का जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, कमज़ोर तबके के लोग हैं, अब उनके अंदर एक चेतना आ गई है और उस चेतना को अब जबरदस्ती दबाया नहीं जा सकता। वो अपना हक मांगेगा, अपना अधिकार मांगेगा। और ये आप कोई सोचे कि हम कुतर्क करके, हम किसी भी समाज के प्रति अभद्र टिप्पणी कर करके उसकी उठती हुई आवाज़, उसका जो हक की आवाज़ है, उसकी उठती हुई आवाज़ को कोई रोक नहीं सकता है। और आज जो दलित समाज है, जो पिछड़ा समाज है, अब इस समाज के जो नौजवान हैं वो अपने अधिकारों को लेने के लिए बिल्कुल आगे निकल पड़े हैं और उनको रोक भी नहीं कोई पाएगा। जब आरक्षण की बात चलती है तो कुछ लोगों को सीने में आग लग जा रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि हमने उनका कुछ ले लिया है। अब आरक्षण की बात चलती है तो कुछ लोग तो विरोध के उस सीमा को भी पार कर जा रहे हैं। वो बात तार्किक नहीं कर रहे हैं, कुतार्किक बात कर रहे हैं और यहाँ तक कि अभद्र शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। भैया आप सच हो तो आप सीधे सीधे शब्दों का प्रयोग करो, सीधी बात करो। अब आप कहते हो कि पहले काबिल बनो, तो काबिल बनने के लिए भी तो अवसर चाहिए ना। अवसर तो आपने दिया नहीं। और डॉक्टर अंबेडकर ने जब इस देश को संविधान लिख करके सौंपा तो उस दिन ही डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि संविधान किसी भी देश का चाहे जितना अच्छा हो जाए, अगर संविधान को लागू करने वालों की नीयत अच्छी नहीं होगी तो अच्छा संविधान भी खराब हो जाएगा। अगर लागू करने वालों की नीयत अच्छी है तो खराब संविधान भी अच्छा हो सकता है। क्या बात है कि आज 70 साल बीत गए आज़ादी के और भारत का संविधान इस देश में पूर्ण रूप से लागू ही नहीं हुआ। आरक्षण को तो बहुत लोग ये समझ लिए, ऐसा परिभाषित करते हैं जैसे गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम है। आप ये बात समझो, सीधी सीधी बात, आरक्षण गरीबी समाप्त करने का साधन नहीं है। आरक्षण प्रतिनिधित्व का माध्यम है। आरक्षण से जो विभिन्न क्षेत्र हैं उसमें दलित और पिछड़े समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में आरक्षण का प्राविधान किया। नहीं, आज क्या है? आरक्षण मिला, दलित और पिछड़े समाज को हर क्षेत्र में देश में प्रतिनिधित्व चाहिए। देश के सारे विश्वविद्यालय हैं, एक भी अनुसूचित जाति का कुलपति नहीं हो पाया। सेंट्रल यूनिवर्सिटियां जितनी है इस देश के अंदर, पिछड़े समाज का एक भी प्रोफेसर नहीं हो पाया। कितने बड़े आश्चर्य की बात है। भाई ये भेदभाव नहीं है। हम तो जानते हैं, बहुत सारे विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों को जानते हैं। जैसे आज जजों के ऊपर उंगली उठ रहा, कॉलेजियन सिस्टम को खत्म करने की बात चल रही है। एक ही कुछ ही परिवार के लोग सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट में जज हैं, तो इस पर कोई सवाल नहीं कर रहा है। हम तो बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों को जानते हैं। इधर यूजीसी का कुछ यूजीसी आया, जब से यूजीसी का जब से गठन हुआ तब से कुछ सुधार आया। नहीं तो पहले तो पीएचडी की डिग्री प्रोफेसर का बेटा या बेटी किसी लायक नहीं है। कई ऐसे प्रोफेसरों के बेटों को हम जानते हैं जो दारू पी करके स्टेशन पे गिर जाते थे। वो बाद में उन प्रोफेसरों ने दूसरे प्रोफेसर से कह के उनको पीएचडी की डिग्री दिला दिया और वो आज विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है। वो हमको सिखाते हैं। हम बहुत सारे ऐसे प्रोफेसरों को जानते हैं। और विश्वविद्यालयों में एक भी अनुसूचित जाति का कुलपति न होना क्या मतलब है? ये क्या आप समझते हैं इससे? क्या देश में अनुसूचित जाति के प्रोफेसर विश्वविद्यालयों में नहीं है? भरे पड़े हुए हैं। तो ये जो बेईमानी है, इस बेईमानी को जबरदस्ती गाली दे के छुपाने की कोशिश की जा रही है। और आज भी जब हम अपने हक की बात कर रहे हैं तो बहुत लोगों को पीड़ा हो रहा है। उन्हें लग रहा है हम गलत बोल रहे हैं। भाई हम गलत बोल रहे हैं तो आपने क्यों, जो आरक्षण का जो मतलब था, आरक्षण का जो उद्देश्य था, हर क्षेत्र में अनुसूचित जाति पिछड़ी जाति के लोगों को भागीदारी देना, प्रतिनिधित्व देना, तो बिजनेस में कोई प्रतिनिधित्व मिला नहीं, प्राइवेट सेक्टर में कोई प्रतिनिधित्व मिला नहीं, आज भी फिल्म और मीडिया उद्योगों में कोई प्रतिनिधित्व मिला नहीं। ले दे के कुछ सरकारी विभागों में आरक्षण
लागू किया गया और पॉलिटिकल आरक्षण दे दिया गया। पॉलिटिकल आरक्षण से क्या है, पॉलिटिकल आरक्षण तो आज भी जो आरक्षण के विरोध में जो लोग बोल रहे हैं, जो पॉलिटिकल आरक्षण से आए हुए एमपी और एमएलए हमारे मिनिस्टर, उनके लिए काम कर रहे हैं। वो समाज की बात ही नहीं कर पा रहे हैं। जो भी अनुसूचित जाति के सीटों से एमपी और एमएलए चुनाव जीत करके आ रहे हैं, आप बताइए कि कितने ऐसे एमपी हैं जो शेड्यूल कास्ट की सीटों से जीत के आ रहे हैं और शेड्यूल कास्ट की बात संसद में या विधानसभा में उठा रहे हैं। ऐसे एमपी और एमएलए आप हमें बताइए। जो भी एमपी और एमएलए चुनाव जीत करके जा रहे हैं, आज के डेट में पार्टियों के वो गुलाम हो चुके हैं। वो उस राजनीतिक पार्टी, वो भाजपा के हो सकते हैं, वो सुरक्षित सीट से जीत के जा रहे हैं तो भाजपा के गुलाम हैं, वो कांग्रेस के गुलाम है, या जितने भी पार्टियां हैं पार्टियों के गुलाम जीत के जाते हैं, वो समाज के प्रतिनिधि नहीं जा रहे हैं। ये चिंता डॉक्टर अंबेडकर को, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भी था और आज वही हो रहा है। एमपी एमएलए हमने बना दिया, लेकिन एमपी एमएलए बना देने से कुछ नहीं हो पा रहा। आरक्षण पे लगातार हर दिन उंगली उठ रही है, आरक्षण को हर दिन समाप्त करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक भी शेड्यूल कास्ट का एमपी और एमएलए संसद में खड़ा होकर नहीं बोल पा रहा है। सैकड़ों की संख्या में है। अगर एक साथ खड़े हो जाते ईमानदारी से, दल और पार्टी की गुलामी का जो पट्टा है, थोड़ा कुछ टाइम के लिए भी अगर वो पट्टा अपने गले से उतार करके अगर समाज के हित को देखते हुए, या जो खा रहे हैं, जिस आरक्षण का खा रहे हैं, उसके प्रति भी अगर थोड़ा ईमानदार हो जाते और संसद में सैकड़ों हमारे सांसद हैं, एक साथ खड़े हो जाते, तो किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं पड़ती जो हमारे आरक्षण के अगेंस्ट जाके कोई काम कर पाती है। बैकलॉग क्या है? लाखों की संख्या में, कई लाख की संख्या में एससी एसटी ओबीसी बैकलॉग की पदें खाली है देश में, और लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में एससी एसटी समाज के नौजवान जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पीएचडी हैं, इंजीनियरिंग करके, डॉक्टरी करके, ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बीए एमबीए करके, बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं, युवा हैं, प्रतिभाशाली हैं, लेकिन मौका नहीं मिल रहा, वो घूम रहे हैं। और हमारी लाखों सीटें बैकलॉग की खाली है देश के अंदर। हम नई वैकेंसी की नहीं बात करते, सिर्फ बैकलॉग की पदों पे, अगर एससी एसटी ओबीसी की बैकलॉग पदों पे अगर सिर्फ स्पेशल भर्ती अभियान चल जाए तो शेड्यूल कास्ट और पिछड़ी जाति के परिवारों में खुशहाली आ जाएगा, उनकी समस्याओं का ज़्यादातर समाधान हो जाएगा। जब तक हम आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं होंगे, सरकारें क्या है, सामंतवादी सोच की पोषक हो चुकी हैं। वो चाह रही हैं कि दलित और पिछड़े समाज के लोग गरीब रहें, ये लाचार रहें, ये कमज़ोर रहें, ये परेशान रहें। जब ये परेशान रहेंगे तो हम इनके सामने टुकड़ा टुकड़ा फेंकते रहेंगे, और ये हमारे सहारे जीने के लिए जब तक मजबूर रहेंगे, तब तक हम इनको इमोशनल ब्लैकमेल करके हम अपनी सरकारें बनाते रहेंगे। लेकिन उनकी एक गलतफहमी है, ये गलतफहमी दूर करें। और दलित और पिछड़ा समाज अब पूरा जागरूक हो चुका है, और नौजवान अब इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। और सरकारें अगर इस गलतफहमी में है कि इनका हक मार करके उनको वो चैन से सरकारें सो पाएंगी, तो अब सरकारें भी चैन से नहीं सो पाएंगी। नौजवानों की ताकत अब उभर के सामने आएगी और लड़ेंगे। अगर हक नहीं मिला दलितों पिछड़ों को, तो अब नौजवान जाग चुका है, चाहे वो संसद हो, चाहे विधानसभा हो, मिनिस्टर हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, अब किसी को चैन से सोने नहीं देगा। शेड्यूल कास्ट का नौजवान, पिछड़े समाज का नौजवान अब जाग चुका है, लड़ेगा। ये बात बहुत सीधी सीधी मैं करना चाहता हूँ। और आरक्षण कोई भीख नहीं है, ये अधिकार है हमारा और एक समझौता है हमारा। हमने आरक्षण को बहुत संघर्ष करके हासिल किया है, ये हक है हमारा, और इसमें हमारे महापुरुषों की कुर्बानियां हैं। और हम अपने महापुरुषों की कुर्बानियां इतना आसानी ही नहीं, किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत पे हम अपने महापुरुषों के संघर्षों को बेकार नहीं जाने देंगे। उन्होंने जो दिया है हम उसको छीनने नहीं देंगे। ये सीधी चेतावनी भी सरकार को है, और आरक्षण विरोधी लोग भी सुन रहे हैं, वो भी सुने। वो सोशल मीडिया पे गाली तो देते हैं, वो तमाम उटपटांग कमेंट तो कर रहे हैं,
लेकिन वो समझें